हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कंसेप्ट कन्वेंशन 7 डिस्कस करे थे, बताए थे 14 होते हैं। अब जो लास्ट 7 रह गए हैं वो डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस होते हैं जिस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टैंड करती हैं। इन्हें ही फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8th कंसेप्ट या प्रिंसिपल या कन्वेंशन, कुछ भी कह लो, फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही क्लियर है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। फेयर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कुछ भी डिस्क्लोजर करना है तो आप फुट नोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फुट नोट्स का मीन्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में यानी कि बैलेंस शीट के एंड में छोटा सा वर्किंग नोट बनाकर, जिसे हम फुट नोट कहते हैं, उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जो इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या बैंकर्स हैं, दे टोटली रिलाई ऑन दी स्टेटमेंट्स। So complete information should be disclosed in the books of accounts. ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डिस्क्लोज करते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को डिस्क्लोज करते हैं। इन्होंने आपको अगर लोन देना है, बैंकर्स ने, अगर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना है, क्रेडिटर से आपने क्रेडिट लेना है, तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखेंगे। इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज should be disclosed in the books of accounts. Clear? Next है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। नाम से ही क्लियर है, अगर आपने ये एसेट्स के रिगार्डिंग है, एसेट्स को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस पे शो करना है? एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन का मतलब होता है जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को परचेज करा है, मार्केट प्राइस पे नहीं, परचेजिंग प्राइस पे लिखना है। क्लियर है? कॉस्ट में हर तरह का खर्चा इंक्लूड होता है, वो तो हमें पहले भी पता है कि अगर हम एसेट खरीदते हैं, एसेट का एक्सपेंस सेपरेट नहीं शो होता, एसेट की कॉस्ट भी ऐड हो जाता है। क्लियर? जब भी हम बैलेंस शीट में एसेट शो करते हैं, बुक वैल्यू पे करते हैं यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस करके शो करते हैं। मार्केट प्राइस पे हमने एसेट्स शो नहीं करने। याद रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो एसेट शो करते हैं किस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है? कॉस्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है डुअल और डुअलिटी। नाम से क्लियर है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। हर ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट का होता है। इसी प्रिंसिपल के करके बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, और दोनों हमेशा इक्वल होती हैं। आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो क्यों होता है? डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी कंसेप्ट के करके। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बताता है कि हमें रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करनी चाहिए। रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज हो जाएगी जब ट्रांजैक्शन होगी और सामने वाली पार्टी ऑब्लिगेटेड होगी हमारी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने गुड्स सोल्ड करी है जनवरी 29 को, पेमेंट आपको रिसीव हुई है मार्च 2019 को। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपकी रेवेन्यू रिकग्नाइज ही हो गई जनवरी 2019 को, क्योंकि आपने सेल कर दी थी। क्लियर? जैसे ही आपने सेल करी, सामने वाली पार्टी ऑब्लिगेटेड हो गई आपकी पेमेंट करने के लिए। इस कंसेप्ट को रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग कहता है इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, हमें सेम ईयर के एक्सपेंसेस को सेम ईयर की इनकम के साथ कंपेयर करना चाहिए, चाहे आपने इनकम अर्न करी है या नहीं करी। जैसे क्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस है, वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। ठीक है, चाहे एक्सपेंसेस पे करा है चाहे नहीं करा, यानी कि एडवांस में कर दिया है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी रिकॉर्ड करो, तभी हमें अपना करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। पर ये बेसिक किस पे जोर डाल रहा है? सेम ईयर पे, सेम पे। जैसे 2019 के एक्सपेंसेस हैं तो 2019 की इनकम होनी चाहिए, हमें 2019 का प्रॉफिट तभी पता चलेगा। ये कंसेप्ट एक्रूअल सिस्टम पे बेस्ड है, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम कहता है क्रूड रिसीव्ड इन एडवांस
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सब रिकॉर्ड करो। क्लियर। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट फुल डिस्क्लोजर का कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, बट इस कंसेप्ट में जोर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखो, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इंपॉर्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजैक्शन की नेचर और अमाउंट पे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, 5000 के टूल्स परचेज करे हैं, ये स्मॉल कार वर्कशॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लार्ज स्केल एंटरप्राइज के लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे टाटा मोटर्स के लिए। अब देखो ट्रांजैक्शन तो है, कैश भी इन्वॉल्व है, पर अमाउंट पे डिपेंड करा कि ये कार वर्कशॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, टाटा मोटर्स के लिए नहीं। ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट फॉर द यूजर। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफिएबल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस पे जोर दिया गया है कि इंफॉर्मेशन वेरिफिएबल होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है? कैश मेमो, इनवॉइस बिल। आप एग्जांपल लो, अगर आप कैश परचेजेस करते हो तो कैश मेमो लगाओ, क्रेडिट परचेजेस करते हो तो इनवॉइस बिल लगाओ। क्लियर। हर ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना, ठीक है, तभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट, फेयर, अंडरस्टैंडेबल होंगे। क्लियर। ये 14 प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें से जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है, सो प्लीज ध्यान से ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स करना। थैंक यू वेरी मच।